आज सुबह सुबह ऐसा भयानक हादसा हुआ है अजमेर हाईवे पर कि वाकई दिल दहल गया और ऐसी तस्वीरें, भयानक तस्वीरें सामने आई। आपको बताते हैं, हैरान करने वाली तस्वीरें जयपुर में अजमेर हाईवे पर सामने आई हैं। बड़ा हादसा हुआ है, हादसे की तस्वीरें बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाली हैं। 2 ट्रकों की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई, 7 लोगों की मौत हो गई, 40 से ज्यादा लोग झुलस गए इस हादसे में। हादसा इतना भयानक था कि 10 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज तक सुनाई दी। आग की लपटों से पूरा इलाका दहल गया। आज तड़के हुए इस हादसे की जानकारी मिलते ही तमाम आला अधिकारी के अलावा सीएम खुद भजन लाल शर्मा खुद, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अब आपको इस हादसे का सबसे लेटेस्ट अपडेट बताने जा रहे हैं। जयपुर हादसे में अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है, 42 लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे में 30 से ज्यादा गाड़ियां एक साथ जल गईं। पास के कार मार्केट में भी खड़ी कारों को नुकसान पहुंचा है। सीएम भजन लाल शर्मा ने घायलों से मुलाकात भी की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लगातार तस्वीरें जो सामने आई उसमें कई गाड़ियां एक साथ जल गईं। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, कई गाड़ियां एक साथ जल गईं। एलपीजी टैंकर रहा ये जिसकी टक्कर हुई और उसके बाद एकाएक इतनी भीषण आग लग गई। बड़ा सड़क हादसा था, मौके पर कई लोगों की मौत हुई है और तस्वीरों में आप देख रहे हैं यही वो टैंकर है जिसके बाद कई गाड़ियों में एक साथ टक्कर हुई और कई गाड़ियों में आग लग गई। जयपुर अजमेर हाईवे को जो गाड़ियां आवाजाही है उसे डाइवर्ट किया गया है। 30 से ज्यादा लोग जो घायल हैं, झुलस गए, उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया है। खुद सीएम पहुंचे भजन लाल शर्मा जायजा लेने के लिए, मुआयना करने के लिए। और देखिए कितनी गाड़ियां एक साथ जिन्हें नुकसान पहुंचा है। 18 गाड़ियों की तस्वीरें हम अब तक आपको दिखा चुके हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा है। गृह मंत्री ने हालात की जानकारी ली है और भजन लाल शर्मा हर संभव मदद कर रहे हैं। ये जानकारी भी उनकी तरफ से जारी की गई है। ट्रक से टक्कर के बाद गैस टैंकर में धमाके के बाद बहुत ज्यादा आग लग गई और इतनी भयानक आग थी कि कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई। और आपको बता दें कि जयपुर हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। भीषण हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। विस्फोट के बाद भीषण आग की तस्वीरें सामने आई हैं। ये आप देख रहे हैं कि पूरा इलाका आग की कैसे जद में आ गया और भीषण आग की तस्वीरें, कई किलोमीटर तक आग देखी गई है। टीवी 9 भारतवर्ष आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। इस हादसे के बाद देखिए ये पूरा इलाका वीरान है और अचानक से आग लगती है। ये बड़ा हादसा होता है, कई गाड़ियां आग की चपेट में आ जाती हैं और फिर देखते ही देखते इस पूरे इलाके में केमिकल फैल गया और फिर सब पूरे इलाके में आग फैल गई। इन घरों में आग फैल गई जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। इससे कुछ ही दूरी पर यह हादसा हुआ है और जैसे ही ये एलपीजी केमिकल फैला, एलपीजी गैस फैली, उसके बाद ये पूरा इलाका आग की चपेट में आ गया। आइए थोड़ा विस्तार से आपको बिग वॉल पर ये तस्वीरें दिखाते हैं। बहुत भयानक तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। और ये देखिए ये इलाका कैसे पूरा धू-धू करके जल रहा है, लेकिन जब आग लगने वाली थी तब देखिए क्या है, यहाँ पर हादसा होता है, धुआं धीरे धीरे आता है और फिर धीरे और जो ये पूरा केमिकल है वो फैल जाता है और आग इस पूरे घर को घेर लेती है। न सिर्फ इस घर को बल्कि आसपास के कई इलाके इसी तरह आग की चपेट में आ गए और इतना बड़ा, इतना दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है अजमेर हाईवे पर। जब यह हादसा हुआ उसके आसपास के इलाके इसकी जद में आ गए। ध्वज आर्य और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ध्वज, घायलों के बारे में क्या बताया जा रहा है और मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है इस हादसे के बाद, ये इस वक्त ताजा अपडेट मिला है। बिल्कुल देखिए निधि, ये वो घटना स्थल है जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ और यहीं वो घटना हुई थी। और ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये तेल का टैंकर था, एलपीजी का टैंकर था, माफ़ कीजिएगा। और ये एलपीजी का टैंकर था। वो जब जैसे ही उसने यू टर्न किया, यू टर्न करने के बाद में पीछे से कंबल से भरा हुआ एक ट्रोला आया और उसने तेज़ रफ्तार में जो ये ट्रोला था उसने टक्कर मारी और इस जगह पर यह हादसा हुआ। हादसे की सबसे बड़ी जो ये वजह है वो ये बताई जा रही है कि एलपीजी टैंक के जो नोज़ल थे वो पूरी तरीके से टूट गए थे और उसके बाद में गैस का रिसाव हुआ। गैस का रिसाव होने के बाद में ये जो तमाम इलाका है या पूरी जगह जो है गैस फैल गई और गैस फैलने के बाद में ये आप देख सकते हैं सामने एक प्लास्टिक की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ
जो भी लेबर थी इस फैक्ट्री के अंदर, जो लोग थे, उन्हें यहाँ पर दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया। ये आप देख सकते हैं दीवार टूटने के निशान हैं। ये जो बाहर की दीवार है, ये बाउंड्री तोड़ी गई थी और उसके बाद इन्हें बाहर निकाला गया। यहाँ अब तक जो है 30 गाड़ियाँ जो है जली होने की जो है पुष्टि की है कमिश्नर ने, और उसके साथ साथ में 8 लोगों की मौत, यानी कि आंकड़ा बढ़ गया है। 8 लोगों की जो है मौत हो चुकी है और 42 के आसपास जो है घायल बताए जा रहे हैं। इनमें गंभीर घायल भी हैं जिनकी हालत जो है ज़्यादा नाजुक है। 50 से 60% से ज़्यादा वो झुलसे हुए हैं। 2 बसों में आग लगी थी। उन बसों की जो सवारियां हैं, हालांकि उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। ध्वज लगातार अपडेट कर रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ा है और सबसे ज्यादा भयानक बात यह है कि कई लोग एक साथ झुलस गए इस भीषण हादसे में। ध्वज की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से। यह आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डालकर जो है काम कर रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यह आप देख सकते हैं, ये गाड़ियों की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये जो सड़क है, ये आप देख सकते हैं, ये टोला, यानी कि 6 गाड़ियाँ पीछे थी और ये 7वीं गाड़ी आप देख सकते हैं ट्रोला। ये आप देख सकते हैं, ये कार ये सड़क के बीच में खड़ी है, यानी कि लोग यहाँ पर इस सड़क के बीच में से इस गाड़ी को छोड़कर भाग गए। ये आप देख सकते हैं, ये 8वीं गाड़ी, ये पूरी स्लीपर बस है, यानी कि सवारियों से भरी हुई बस थी, इस सड़क के बीच में खड़ी हुई थी और ये पूरा सामान जो है सवारियों को जल गया है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि यह हादसा कितना भयानक रहा होगा। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं और गाड़ियाँ, ये सड़क के बीच में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं और इन गाड़ियों के बीच में एक LPG का ये टोला भी खड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये टैंकर है, इसको फिलहाल अभी जो है ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए आप 10वीं गाड़ी, ये 11वीं गाड़ी, ये 12वीं गाड़ी, यानी कि गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और ये सड़क के बीचों बीच खड़ी हैं। ये बता रही हैं, ये देखिए आप कि ये एक बड़ा हादसा हो सकता था इंडेन का। ये LPG गैस इसके अंदर भरी हुई है और ये पूरा का पूरा केबिन जल चुका है। ये आप देख सकते हैं, पूरा केबिन जल चुका है। और एक ये सामने देख सकते हैं कि ये पिकअप गाड़ी है, ये पूरी जली हुई है। ये 13 से 14 गाड़ियाँ जली हुई हैं और आगे तस्वीरें, ये तस्वीरें यहीं ख़त्म नहीं होती हैं। ये आप देख सकते हैं कि इनके टायरों की हालत देखिए कि किस तरीके से आग इतनी बेकाबू थी और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चालू है। ये देख सकते हैं, ये 5वीं, ये पूरा ट्रोला, ये आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ में ये बाइक, ये बताया जा रहा है कि इस गाड़ी के अंदर एक बॉडी है और ये आप देख सकते हैं, ये 15 से 16 गाड़ियाँ और उसके आगे ये लाइनें लगी हुई हैं। ये लाइनें बता रही हैं कि हादसा कितना भयंकर था। ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गाड़ियां हैं ये आप देख सकते हैं। एक टोला यहाँ पर, ये पेट्रोल पंप है, यहाँ भी बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन समय रहते आग पर काबू। ये देखिए एक टोला, ये सीमेंट से भरा हुआ टोला, ये भी यहाँ पर यानी कि 18 गाड़ियाँ हम अभी तक जो है गिन चुके हैं। और उसके बाद में ये आप देख सकते हैं, ये 19वां टोला, ये आप देख सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये देखिए, ये ट्रक है, ये 20वें नंबर का ट्रक है और ये 21वें नंबर की गाड़ी है जो सड़क के बीचों बीच खड़ी है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। यानी कि 20 से 25 गाड़ियाँ, ये देखिए, ये टेम्पो आप देखिए, इसकी हालत देखिए कि तेज़ रफ्तार में आ रहा था, अचानक से ब्रेक लगे गाड़ियों के और पूरी तरीके से इस टेम्पो की टक्कर हुई है यहाँ पर। तो ये जो हादसा, ये माचिस का पूरा ट्रक है, माचिस से भरा हुआ, और कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। यानी कि 20 से 22 गाड़ियाँ मौके पर हमने दिखाई हैं और कुछ गाड़ियों को जो है ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ से हटा दिया है, रास्ता खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। 6 से 7 किलोमीटर का यहाँ पर लंबा जाम लगा हुआ है, डाइवर्ट कर दिया गया है, लेकिन हादसा काफ़ी भयानक हो सकता था। जिस तरीके से 20 से 22 गाड़ियाँ हमने दिखाई हैं, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। मेरे सहयोगी जतिन के साथ ध्वज आर्या, TV9 भारतवर्ष, जयपुर। और इस हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद भजन लाल शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं।
सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। और जयपुर में हुए इस भयानक हादसे की जद में वहां का एक कार मार्केट भी आ गया, जहां खड़ी कई गाड़ियां भी जल गईं। संवाददाता ध्वज आर्या की ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक बड़ा हादसा जयपुर अजमेर हाईवे पर हुआ था और इस हाईवे पर मैं फिलहाल खड़ा हूँ। ये कार का शोरूम है, यूज़ कार का शोरूम है और इस ये जो कार का जो शोरूम है ये करीब जो घटना स्थल है उससे आधे किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन आप देख सकते हैं 40 से 50 गाड़ियां इनकी भी जो है पूरी जो है यहाँ पर जली हैं। और ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें आप किस तरीके से यहाँ पर जो है ये जो गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी ये जो हादसे से आधे किलोमीटर दूर की जगह है। और यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस की जो टीम पहुँची है वो यहाँ पर जो है नुकसान का जायज़ा ले रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो लाइनों से जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें आप देखिए कि लाइन से जो गाड़ियां लगी हैं उनमें नुकसान हुआ है और आग की चपेट में ये यहाँ पर आ चुकी थी। और उसके बाद में ये आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं कि 40 से 50 गाड़ियों को नुकसान यहाँ पर भी हुआ है। और ये देख सकते हैं कि फायर फाइटिंग सिस्टम, ये आप गाड़ियों की हालत देखिए, गाड़ियाँ जल गई थी। यहाँ तक एक केमिकल की आग है वो यहाँ तक पहुँची है, आधे किलोमीटर की दूरी तक मतलब ये जो आग है ये पूरी फैली हुई थी। और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से ये अपनी चपेट में ले लिया, यानी कि लाइन से गाड़ियां खड़ी हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये इनका पेंट जो है इस केमिकल की आग से पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। ये देखिए तस्वीरें कि आग कितनी भयावह रही होगी। और ये आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये इन गाड़ियों की तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो फायर फाइटिंग सिस्टम है सब यहाँ पर निकाले हुए हैं और इनसे आग बुझाने का प्रयास किया था। ये कितनी गाड़ियाँ जली यहाँ पर? 50-55 के करीब। ये कितने बजे का हादसा था? ये 5:30 बजे के करीब हुआ हादसा। ये बड़ा नुकसान हुआ है तो यहाँ पर वो भारी नुकसान हुआ है। दूरी आधे किलोमीटर की है फिर भी आग का गोला यहाँ तक पहुँच गया। बिल्कुल लपटे गई है लंबी लंबी। इन गाड़ियों की हालत देखिए, इनका पेंट पूरा उतर गया है। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं तुरंत फुरत पे इन गाड़ियों को यहाँ से निकाला है और जो फायर फाइटिंग सिस्टम है उसका जो है काम में लेकर इन गाड़ियों को बचाया। और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते। प्रियंका गांधी को बीजेपी सांसद ने बैग दिया आज। अपराजिता सारंगी ने 1984 लिखा हुआ बैग प्रियंका गांधी को आज दिया है। संसद परिसर में प्रियंका गांधी ने सारंगी से ये बैग लिया। पहले फिलिस्तीन बांग्लादेश लिखा बैग लेकर आई थी प्रियंका गांधी। तो अब देखिए संसद में जो बैग वाली राजनीति है वो चालू हो चुकी है। इससे पहले भी कई 2 दिन अलग अलग मौकों पर अलग अलग बैग के साथ प्रियंका गांधी देखी गई थी। और अब अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को 1984 लिखा बैग दिया। अब ये बैग क्यों दिया गया ये जानने की कोशिश की संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी हमारे साथ हैं। मैम, आज आपने प्रियंका गांधी को एक गिफ्ट दिया, क्या था वो गिफ्ट और क्यों दिया आपने? माननीय सांसद प्रियंका गांधी जी को बैग लेकर चलने की आदत है, अच्छा लगता है उन्हें बैग, अच्छी बात है। तो हमने एक सुंदर सा जूट बैग उन्हें दिया, उसके ऊपर 1984 दंगे लिखे हुए हैं, 1984 राइट्स। और याद दिलाना था उन्हें कि जब उनकी सरकार थी 1984 में तो किस तरह की घटनाएं भारत में हुई थी, कितने परिवार बर्बाद हो गए, और इसी वजह से मैंने दिया। और देखिए ऐसा है कि जो ऐतिहासिक त्रुटियां हुई हैं कांग्रेस की तरफ से उन सबको उनके समक्ष उपस्थापित करना हम सबका कर्तव्य है। जो बीजेपी के सांसद हैं, जो एनडीए के लोग हैं या फिर जो देश के लोग हैं, ऐसा हो कि उन त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो, बहुत बड़ी बात है। और इसलिए आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लगातार संस्कार ला रही है, गवर्नेंस में संस्कार ला रही है। और आपने देखा आर्टिकल 370 का जाना, आर्टिकल 35A का जाना, ट्रिपल तलाक का होना, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लाना। तो एक पर एक करके हम संस्कार ला रहे हैं, ऐतिहासिक त्रुटियों को दूर करना है। 1984 की जो त्रुटियां हैं वो अभी जो कांग्रेस की जेनरेशन है उसे जाने, समझे, स्वीकारे और उसकी पुनरावृत्ति न करे, इसलिए वो बैग दिया गया। प्रियंका गांधी पहले फिलिस्तीन का बैग लेकर आई, फिर बांग्लादेश का बैग लेकर आई, आपने उनको 1984 का बैग दिया, तो क्या बोली वो? देखिए वो उन्होंने लिया और वो लेकर आगे चलती बनी, धन्यवाद भी कहा।
और आइए अब आपको संसद में बैग पॉलिटिक्स की 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी जब पहले फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर संसद पहुंची थी, जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। उसके बाद अगले दिन वो बांग्लादेश लिखा बैग लेकर आ गई, जिसमें हिंदुओं और ईसाइयों की सुरक्षा की मांग की गई थी। अब आज बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी भी कुछ उसी अंदाज में उनको जवाब देती हुई दिखी कि एक बैग लेकर आई जिस पर 1984 लिखा हुआ था। ये आप देख रहे हैं, लाल रंग के खून के धब्बे इसमें दिख रहे हैं इस बैग में। ये बैग उन्होंने संसद परिसर में प्रियंका गांधी को दिया, जिसे प्रियंका ने भी ले लिया। और हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, एक तरफ तो प्रियंका गांधी बीजेपी को फिलिस्तीन और बांग्लादेश याद दिला रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने उसी अंदाज में जवाब दिया। बीजेपी कांग्रेस को 1984 याद दिला रही है कि उस वक्त क्या हुआ था और कांग्रेस ने क्या किया था। जी बिल्कुल, ये पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात है। जिस तरह से प्रियंका गांधी पहले फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर आई थी, उसके ऊपर बीजेपी ने सवाल उठाया था कि उनको फिलिस्तीन की तो चिंता है, लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, हिंसा हो रही है, उसको लेकर न कांग्रेस पार्टी और न ही प्रियंका गांधी की जुबान खुलती है, न ही उसके लिए कुछ कदम उठाते हैं। फिर अगले दिन प्रियंका गांधी बांग्लादेश के हिंदुओं और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक ईसाई हैं उनके समर्थन में एक बैग लेकर आई थी। और आज जब मौका मिला बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी को, तो 1984 लिखा हुआ बैग लेकर आई और उन्होंने प्रियंका गांधी को दिया। और जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के सांसद जब मकर द्वार से अंदर जा रहे थे, तो वो नारे लगाते हुए अंदर जा रहे थे, तो पीछे से अपराजिता सारंगी गई और उन्होंने उनको बैग दिया। प्रियंका गांधी ने बिना मुड़े हुए ही वो बैग लिया और इनको थैंक यू बोल दिया। बेसिकली ये पॉलिटिकल मैसेजिंग का सवाल है कि जिस तरह से बीजेपी इनको याद दिलाना चाहती है कि 1984 में जिस तरह से दंगे हुए, सिखों का कत्लेआम हुआ, नरसंहार हुआ, उन यादों को ताज़ा रखना चाहती है। और आपको ये भी पता है कि दिल्ली में 1 महीने बाद अब चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में एक अच्छी खासी आबादी जो है दिल्ली में, अच्छी खासे वोटर जो है सिख समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी उन घटनाओं को, उन बातों को याद दिलाना चाहती है कि जब दिल्ली में चुनाव हो तो लोगों को याद रहे, सिख वोटर्स को याद रहे कि किस तरह से कांग्रेस ने उनके साथ किया जब 1984 में जब उनकी सरकार थी। जाहिर तौर पे ये दबाव बनाने की भी कोशिश है कांग्रेस के ऊपर कि आपको फिलिस्तीन तो याद आता है, दबाव जब बनाया जाता है तो बांग्लादेश की याद आती है, तो आपको उन बातों को भी नहीं भूलना चाहिए जो ऐसे कत्लेआम, ऐसे नरसंहार जो आपकी सरकार के दौरान हुए हैं। बिल्कुल, बड़ी बात आनंद प्रकाश पांडे हमें बता रहे हैं। और दिल्ली में, देश की राजधानी में चुनाव है, तो ऐसे में बैक पॉलिटिक्स के पीछे ये भी एक मैसेजिंग हो सकती है कि दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं। शुक्रिया आपका आनंद। और आगे बढ़ते हैं, मोहन भागवत का बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आ चुका है सामने। जी हां, मंदिर मस्जिद विवाद पर मोहन भागवत का बहुत सख्त जवाब है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का मंदिर मस्जिद विवाद पर सख्त बयान सामने आ गया है। कुछ लोग हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं, स्वीकार्य नहीं है कि नेता बनने के लिए मंदिर ढूंढें। बड़ी टिप्पणी है, सख्त टिप्पणी है, लगातार ऐसा ये होने नहीं दिया जा सकता, ये मोहन भागवत ने कहा। राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, जगह जगह मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह मंदिर ढूंढने की इजाजत नहीं दी जा सकती। श्रद्धेचा आदर, त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। स्वतंत्र भारतामध्ये आम्हाला भारतात राहायचं आहे असं म्हणणारे सगळे लोक होते। मग भारतात राहायचं आहे आणि भारतीय होऊन राहायचं, आपण सगळे एक आहोत। आजाद भारत में सभी भारतीय एक है, ये कहा गया। आइए अब आपको डिटेल में थोड़ा समझाते हैं, बताते हैं कि मोहन भागवत ने आखिर कहा क्या है। अयोध्या राम मंदिर विवाद के बाद मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ये उनकी तरफ से बड़ी टिप्पणी की गई। ऐसा करने से उन्हें लगता है कि वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। दुनिया को दिखाने की जरूरत है कि हम सद्भावना से रह सकते हैं। रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस मनाया जाता है, ऐसा संभव है क्योंकि हम हिंदू हैं। हम लंबे समय से शांति सद्भाव से रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को ये सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें इसका मॉडल बनाने की जरूरत है।
भारत में रहने वाले सभी भारतीय एक हैं, यही एकता हमारी असली ताकत भी है। आजाद भारत में सभी भारतीय एक हैं, भारत में रहने वाले सभी भारतीय एक हैं। अंग्रेजों ने दो समुदायों के बीच विवाद पैदा किया, तभी से अलगाववाद की भावना शुरू हुई और ये हावी नहीं होनी चाहिए। एक और बड़ी बात यह कि मोहन भागवत के बयान पर समाजवादी पार्टी के जो महासचिव हैं रामगोपाल यादव, उन्होंने जवाब दिया है कि भागवत की बात सही है, भागवत की बात मानते नहीं है लोग, ये भी कहा गया उनकी ओर से। कल मोहन भागवत जी ने कहा कि जो लोग अयोध्या की तर्ज पे जगह जगह मंदिर ढूंढ रहे हैं वो इस तरह की घटना स्वीकार्य नहीं है, ये विवाद को जन्म दे सकता है। क्या कहेंगे आप इस पे? तो उनकी बात सही है, लेकिन उनकी बात भी नहीं मानते लोग अब तक। और आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दूसरी बार ये कहा कि मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना सही नहीं है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना सही नहीं है। और इस पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। निश्चित तौर पर किसी मस्जिद में, किसी मकान में मंदिर ढूंढने का जो प्रयास कुछ लोग राजनीतिक कारणों से अपनी व्यक्तिगत नेतागिरी को स्थापित करने की वजह से कर रहे हैं, शायद सामान्य सद्भाव की दृष्टि से उचित नहीं है। ना ये भाजपा की नीति है, ना परिवार की नीति है। मेरा इस संबंध में केवल इतना ही निवेदन करना है कि हम शांति के साथ हम अब जीवन यापन करें और रोज रोज मंदिर मस्जिद को ढूंढने का काम ना करें। मुझे लगता है कि भाजपा के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को जो माननीय मोहन भागवत जी ने कहा उस पर ध्यान देना चाहिए। भागवत जी तीसरी बार ये बात दोहरा रहे हैं कि आप जगह जगह अब जाके अयोध्या की तर्ज पे मंदिर खोजने लगो, निकालने लगो, झगड़ा कराने लगो, उचित नहीं है। ये समाज सबका है और ये झगड़े इस तरह से जगह जगह मंदिर तलाशना और शिवलिंग तलाशना उचित नहीं है। और मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस सांसद विवेक तनखा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने भी टिप्पणी की है, आइए आपको सुनवाते हैं। कि मोहन भागवत जी खाली पब्लिक सेटिस्फैक्शन के लिए ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और जिस तरह से मंदिरों और मस्जिदों में एक विवाद खड़ा किया जा रहा है हर शहरों में, ये नहीं होना चाहिए, तो मोहन जी की बात कोई मान रहा है? नहीं तो बट ठीक है, मोहन जी की बात मान कौन रहा है? प्रॉब्लम मोहन जी को खुद सोचना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या ऐसा तो नहीं वो निरर्थक हो गए हैं आज की सिचुएशन में। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, वो सुलझे हुए सीनियर लीडर हैं और अभी देखिए ये एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम संविधान की रक्षा करते हैं, दूसरी तरफ आप संविधान का खुलेआम खिलाफत कर रहे हैं, क्योंकि अगर धर्म के नाम पर आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की साजिश रच रहे हैं चुनावी फायदा उठाने के लिए, तो फिर आप तो सीधे सीधे बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम मनुष्यों के संविधान को टुकरा रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान में सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा दिया गया है। तो ऐसे में आप तो ऐसे भी खुलेआम बाबा साहब का अपमान भी कर रहे हैं और साथ में उनके सिद्धांतों का भी अनदेखी कर रहे हैं। तो नेताओं की तो बात आपने सुन ली, लेकिन मोहन भागवत के बयान पर धर्म गुरुओं ने भी अपनी बात रखी है। अयोध्या के संत सतेंद्र दास वेदांती ने कहा है कि भागवत की बात ठीक है, लेकिन संभल, काशी, मथुरा के मुद्दे अभी के नहीं बल्कि पुराने हैं। मैं माननीय मोहन भागवत जी से बिल्कुल सहमत हूं कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि नया विवाद वास्तव में, लेकिन नया विवाद जो आज संभल की घटना है वो संभल की घटना नया विवाद नहीं। तो ऐसे प्राचीन कार्य जो है, जो हमारे 500 वर्ष 400 वर्ष पुराने जो मंदिर मठ थे, जो काबिज थे, जिन्होंने आताताइयों ने बंद कर रखा था, जहां पूजन पाठ नहीं हो पा रहा था और जो इतिहासों में वर्णित है, उसे नया नहीं कहा जा सकता है, वह प्राचीन है। नए तभी होंगे जबकि कोई नया मंदिर बना दिया जाए, कहीं हनुमान की मूर्ति, शिव की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति रख करके और विवाद पैदा किया जाए, वह नया मुद्दा होगा। देखिए, बहुत अच्छा बयान है और आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, मैं अपनी जानिब से उस बयान का वेलकम करता हूं, इस बयान का स्वागत करता हूं, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे से मंदिर तलाश करना, हर मज़ार के नीचे से शिवलिंग तलाश करना, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और ये सेहतमंद मुल्क की अलामत नहीं है। लिहाजा आरएसएस प्रमुख ने ये बयान दे के इस वक्त मुल्क के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा किया है और अब ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि सरकारें सख्ती से पूरी तरीके से उन लोगों के ऊपर लगाम लगाएं। इधर बीजेपी के पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया है और कहा कि सामाजिक और राष्ट्रीय सद्भावना के लिए भागवत की बात को सबको स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग समाज को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं और सद्भावना को बिगाड़ रहे हैं।
सामाजिक सद्भावना के लिए और राष्ट्रीय सद्भावना के लिए माननीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है, उनकी उस बात को सबको स्वीकार करना चाहिए। इसी में देश का हित है। कुछ तथाकथित ऐसे लोग हैं जो समाज के लोगों को भड़का कर आपसी विवाद पैदा करके सद्भावना को बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसा काम इस समय देश में नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मोहन भागवत ने पहली बार ऐसे लोगों को ये संदेश दिया हो। इससे पहले भी जनवरी 2022 में उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं। और आगे बढ़ते हैं। हरियाणा से इस वक्त एक बहुत दुखद खबर आ रही है। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। गुरुग्राम आवास पर अंतिम सांस उन्होंने ली। 89 साल की उम्र में ओपी चौटाला का निधन हुआ है। गुरुग्राम का जो आवास रहा ओम प्रकाश चौटाला का, वहीं पर ही अंतिम सांस ली है, आखिरी सांस ली है। 89 साल के रहे ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनका निधन हो गया है। गुरुग्राम के आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। और ज्यादा जानकारी मोहित मल्होत्रा हमें दे रहे हैं। जी मोहित। देखिए, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ओम प्रकाश चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो हैं। उनका देहांत हुआ है अब से थोड़ी देर पहले। उनका गुरुग्राम में जो आवास है वहां पर उनकी मृत्यु की खबर आ रही है और उनका स्वास्थ्य तो काफी दिन से ठीक नहीं था। हालांकि वो राजनीतिक गतिविधियों में लगातार शामिल हो रहे थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। 89 साल उनकी उम्र थी और माना जा रहा है कि जो उनका स्वास्थ्य खराब था उसी की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। और फिलहाल इंडियन नेशनल लोकदल के जो समर्थक हैं, जो कि पूरे हरियाणा में फैले हुए हैं, उनमें काफी शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल उनका जो पार्थिव शरीर है वो गुरुग्राम में उनके आवास पर मौजूद है। उसके बाद उनको सिरसा में जो उनका पैतृक गांव है, चौटाला गांव, वहां पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मोहित आपका जानकारी देने के लिए। तो जो पैतृक निवास है सिरसा, वहां ले जाने की पार्थिव शरीर को तैयारी हो रही है। 89 साल की उम्र में ओपी चौटाला का निधन है और शोक की लहर है पूरे हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं। अनिश्चित काल के लिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। लगातार हंगामा होता रहा और कार्यवाही शुरू होने से पहले भारी हंगामे के बीच दोनों सदन जो हैं वो आज स्थगित हुए हैं। अंबेडकर मुद्दे पर लगातार हंगामा हो रहा है। कल धक्का मुक्की भी तस्वीरें सामने आई संसद परिसर से। अंबेडकर के मुद्दे पर इंडिया सांसदों का प्रदर्शन भी लगातार सामने आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। धक्का मुक्की के खिलाफ एनडीए का प्रोटेस्ट भी आज देखने को मिला। तो देखिए हाथों में तख्तियां, ये मामला शांत नहीं हो रहा है। अनिश्चितकाल के लिए संसद को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन जो बाहर हंगामा है वो जारी है। इंडिया गठबंधन के नेता वो तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर को आप देख रहे हैं। बीजेपी और एनडीए के जो नेता हैं वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी से माफी की मांग की जा रही है। अंबेडकर मुद्दे पर संसद से सड़क तक घमासान मचा है दोनों दलों के बीच में। जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो भी और सत्ता पक्ष के नेता भी। विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए गए बयान को लेकर हमलावर है, लेकिन कल ये जुबानी जंग और जोर आजमाइश के तक पहुंच गई, बहुत तेज हो गई। धक्का मुक्की में एनडीए के 2 सांसद घायल हो गए, जिसके बाद से बीजेपी ने अब मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी पर एफआईआर तक करा दी गई है। यही वजह है कि अब तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले विपक्ष के खिलाफ अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी यहां पर आक्रामक हो गई है।